Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. So today's question is from Polity. पॉइंट ऑफ व्यू GS2 पेपर में ये फॉल करेगा और काफ़ी इजी क्वेश्चन है जो कि नेशनल कमीशन फॉर एससीज के ऊपर बनाया गया है। पिछले कुछ टाइम में ये जो कमीशन है वो न्यूज़ में थी, तो उसी से ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि हाउ फार डू यू एग्री। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप कितनी हद तक ये मानते हैं कि जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर एससीज है इट इज एबल टू टैकल द प्रॉब्लम फेस बाय दलित्स इन इंडिया एंड डायरेक्टिव इज क्रिटिकली एनालाइज। तो आपसे ये पूछते हुए कि क्या हद है आपकी, कितने हद तक आप इस चीज़ को मानते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर एससीज वो दलित की प्रॉब्लम को हैंडल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसको आपने क्रिटिकली एनालाइज करना है। मतलब कि अगर आप कह रहे हैं कि अगर तो कर पा रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, अगर नहीं कर पा रहा है तो उसके पीछे इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है जिसकी वजह से वो अपना पूरा काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है, जिससे कि आपका क्रिटिकली एनालाइज डायरेक्टिव सेटिस्फाई होगा। तो देखने के क्वेश्चन इजी लगता है, पर जिस तरह से आप इसको आंसर करेंगे, जिस तरह से आप इसको प्रेजेंट करेंगे, इट विल डिटरमाइन कि आपके कितने नंबर आएंगे या फिर कितने कम आएंगे। तो आइए अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इंट्रो में बेसिक हम नेशनल कमीशन फॉर एससीज के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है, कैसे सेटअप हुआ, और इसका कंटेक्चुअल क्लैरिटी देंगे हम अपने आंसर में, इंट्रोडक्शन में। फिर बॉडी में हम बात करेंगे नेशनल कमीशन ऑफ एससीज के बारे में, किन के पीछे इश्यूज क्या क्या हैं कि ये क्यों अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे, एंड ऑल्सो राइट what are the reasons behind these issues. Then also talk about the positives of NCSC so as to give a holistic view about National Commission. देखिए, अगर आप इसमें पॉजिटिव व्यू के बारे में बात नहीं करेंगे तो आप उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करेंगे क्रिटिकली एनालाइज को। आपने सिर्फ एक पहलू को अगर आप देख के छोड़ देंगे कि जो इनका काम था वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, पर देखिए अगर ये इतनी बड़ी कमीशन है तो कुछ तो ये काम कर रही होगी, कुछ तो इसका पॉजिटिव आउटलुक होगा, कुछ तो इसका पॉजिटिव आउटकम होगा जिसकी वजह से ये बनाई गई थी। तो हम दोनों तरह की साइड ऑफ द स्टोरीज की बात करेंगे और लास्ट के कंक्लूडिंग पार्ट में हम कहेंगे कि क्या क्या हम मेजर्स ले सकते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ एससीज। तो देखिए, इसके साथ मैं आपके साथ एक स्टोरी या एक केस साझा करना चाहता हूँ। दैट देयर वाज अ स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन को हमने लिखने के लिए दिया था अपने आंसर राइटिंग कोर्स के अंदर, और उसको हमने कोई भी मार्क्स नहीं दिए और उसको कहा दैट यू हैव नॉट सेटिस्फाइड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद उसने रिमार्क्स पढ़ने की बजाय उस बच्चे ने ये कहा कि आई हैव रिटन सो मच अबाउट दी एससीज की क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे वो आज के टाइम में अपने पूरे पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे। तो देखिए, जो मेजर वो बंदा, जो बच्चा वो इग्नोरेंट या इनटॉलरेंट था, वो ये था दैट ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन अबाउट द रिमार्क्स और द सजेशंस दैट वी हैव गिवन, रादर ही वॉज ट्राइंग टू कन्वे अस ऑल दी आइडियाज दैट ही हैज रिटन, कि आप जो मैंने लिखा है उस हिसाब से आप उस चीज़ को नंबर दे दीजिए। कि अगर मैंने एससीज की प्रॉब्लम्स को, उनके चैलेंजेस को डिस्कस किया है, तो क्योंकि नेशनल कमीशन ऑफ एससीज भी तो उसी चीज़ के लिए काम करता है, तो आप मेरे को उस चीज़ के लिए नंबर दे दीजिए। तो देखिए, आप जब हमारे पास आंसर राइटिंग करते हैं, आप हमारे से नंबर लेने के लिए आंसर राइटिंग नहीं कर रहे, बट रादर यू आर राइटिंग द आंसर सो दैट यू कैन इम्प्रूव। आप यहाँ पर 15 में से 12 नंबर भी ले लेंगे, वो आपकी ज़िंदगी में कोई भी मैटर नहीं करेगा, पर अगर आप यहाँ पर एक नंबर भी लेंगे, उसके साथ जो हमने आपको पूरी आंसर शीट में जो सजेशंस दिए हैं, जो हमने कहा है कि इन चीज़ों पे आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, अगर हम आपको ये कह रहे हैं कि आपने क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से अपना आंसर नहीं लिखा, एंड दीज आर सर्टेन चेंजेस दैट यू नीड टू मेक इन योर आंसर्स, तो आपका फोकस सिर्फ उन चीज़ों पे होना चाहिए रादर देन द मार्क्स दैट यू आर गेटिंग। हो सकता है कि 48 डेज के बाद जब आपको ये इतने सारे आंसर्स लिखने के लिए मिलेंगे, आपको इतने सारे मॉडल आंसर्स मिलेंगे, उनके वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, हो सकता है आप बाद में बहुत इंप्रूव कर जाएं। आज आपके सिर्फ 4 या 5 मार्क्स आ रहे हों और पेपर में जाके आप बहुत ही हैंडसमली स्कोर कर रहे हैं। मैं अपने जब खुद के आंसर्स लिखता था, आई वॉज नेवर एबल टू स्कोर अबव 5, बट क्योंकि मैं मेहनत करता रहा और जब भी मेरे को रिमार्क्स कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिला, आई वॉज वेरी वेलकम टू दैट। सो एज अ स्टूडेंट
मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा दैट नेवर एवर गो बिहाइंड द मार्क्स। जितने मर्जी आपके मार्क्स आ रहे हैं, चाहे आप टॉपर हैं उन मार्क्स से और चाहे आप लास्ट में हैं उन मार्क्स से, नेवर वरी अबाउट द मार्क्स बट रादर वरी अबाउट द सजेशंस एंड रिमार्क्स दैट वी हैव गिवन। अगर आप ये कहेंगे कि आपका जो आंसर चेकिंग है वो अच्छे से नहीं है, कि आंसर में रिमार्क्स और होने चाहिए थे कि किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, दैट क्योरी और दैट डिस्कशन आई विल वेरी मच वेलकम। बट अगर आप ये कहेंगे कि मेरे नंबर कम क्यों हैं, दिस न्यूसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी। सॉरी फॉर बीइंग रूड एंड बीइंग सो मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, पर मैं सिर्फ ये आपके लिए, आपके बेटरमेंट के लिए ही बता रहा हूं। तो आइए और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका अपने आंसर को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम नेशनल कमीशन ऑफ एससीज के बारे में बात करेंगे। तो ये जो नेशनल कमीशन ऑफ एससीज है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल विच वाज 338। जब भी आप पॉलिटी का आंसर डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें अगर आप आर्टिकल्स को मेंशन करेंगे, सो इट इज लाइक अ चेरी ऑन द केक, एंड इफ यू आर मेंशनिंग दिस देन डेफिनेटली यू विल बी गिवन एन एक्स्ट्रा मार्क, एक्स्ट्रा मार्किंग फॉर दैट। वो अगर आप पूरे आंसर में आपके आर्टिकल्स बढ़े हुए हैं, सो यू विल बी अवॉर्डेड एक्स्ट्रा हाफ मार्क फॉर दैट। और उसके साथ अगर आप एक्ट्स को मेंशन कर रहे हैं, बिल्स को मेंशन कर रहे हैं, सो हाफ मार्क एक्स्ट्रा फॉर दैट ऑल्सो। So Article 338 established the National Commission for SCs in order to provide them safeguards against exploitation, which is a very common phenomena, and to promote their social, economic, educational and cultural developments। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ईजी इंट्रोडक्शन है इस आंसर की। आई होप आप सब ने ऑलमोस्ट इस तरह से इंट्रोड्यूस किया है, सो देर इज नो नीड ऑफ फर्दर डिस्कशन। However, in the recent past, अब ये हमारी आगे कंजक्शन लाइन, कैसे हम अपने इंट्रोडक्शन में जब बॉडी की तरफ मूव करेंगे तो कैसे उसको कनेक्ट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम कैसे अपने आंसर के एक फ्लो को आगे बढ़ा रहे हैं कि इन द रिसेंट पास्ट सेवरल इश्यूज हैव पॉप्ड अप डीलिंग विद द फंक्शंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द कमीशंस। लाइक इसमें हम 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है अगेंस्ट द केसेस ऑफ इंक्रीजिंग एट्रोसिटीज़, कि देखिए नेशनल कमीशन ऑफ एससीज के बनने के बाद होना तो ये चाहिए था कि जितने भी केस हैं उनको बहुत जल्दी से जल्दी उनको वाइंड अप कर दिया जाना चाहिए था और जस्टिस शैल बी सर्व टू द शेड्यूल कास्ट। पर ये देखा गया है कि आफ्टर देयर फॉर्मेशन ऑल्सो ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ एससीज, द एट्रोसिटीज with the SC community has increased so much। so ये हमारा सबसे पहला पॉइंट हो गया। इसमें अगर हम डाटा की बात करें तो उसमें हम दे रहे हैं कि एज पर द आरटीआई डाटा over 22,000 complaints are pending for disposal, and also the number of cases filed against SC/ST Prevention Act, उसमें जो atrocities के जो cases फाइल किए जाते हैं they are only increasing। इसमें हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। जब भी आप एग्जाम्पल्स देंगे आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड किया जाएगा। इसमें हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। एग्जाम्पल, दलित लिंचिंग इन ऊना एंड कास्ट रिलेटेड ऑनर किलिंग्स इन हरियाणा। तो काफ़ी कॉमन फिनोमेना है, आप रोज़ न्यूज़पेपर्स में खबरों में पढ़ते ही हैं, इसको एलेबोरेट करने के लिए ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करें डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस्ड ऑफ कास्ट। जबकि हमारे देश में आर्टिकल 15 हमको ये पावर प्रोवाइड करता है विच प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, पर आज भी ये देखा गया है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है इट इज स्टिल नॉट अनकॉमन। और यहाँ पर हम रोहित वेमुला जी के केस के बारे में लिख सकते हैं विच रिफ्लेक्ट्स दैट द डिस्क्रिमिनेशन टिल द डेट इज ओमनीपोटेंट। और फिर नेशनल कमीशन ऑफ एससीज के बनने का फिर पर्पस ही क्या था अगर ये चीज़ सही सेम चीज़ें केसेस आगे आते रहेंगे। ये तो जैसे रोहित वेमुला जी का केस लाइमलाइट में आ गया, तो ऐसे बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं जहाँ पर एक इंसान को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एक्सप्लॉइट किया जाता है विच ऑल्सो गो अननोटिस्ड, और जिसके ऊपर कोई केस या फिर कोई चार्ज भी नहीं किया जाता। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट की बात करें, फेलियर टू ब्रिंग अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी। जब तक लोगों के मन में सेंसिटिविटी नहीं आएगी दूसरी कम्युनिटीज़ को लेके, जब तक वो अपने आप को ऊंचा या दूसरों को नीचा समझना बंद नहीं करेंगे, जब तक ये अवेयरनेस नहीं आएगी, तब तक ये सारा फियास्को बंद नहीं होगा। और नेशनल कमीशन फॉर एससीज के होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि वो अवेयरनेस जनरेट करें, सेंसिटिविटी जनरेट करें अमंग द यूथ एंड द सोसाइटी एट लार्ज। सो SC decision, Supreme Court decision on diluting the provisions of SC/ST Act demonstrated that the issues of SC/STs is seen as exaggerated even by the apex court।
यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये दोनों तरह आप डिबेट कर सकते हैं कि जो उन्होंने, आई होप आपको इसके बारे में पता होगा कि पिछले 2 साल पहले की सुप्रीम कोर्ट ने जो एस सी एस टी एक्ट के अंदर जो उन्होंने प्रोविजंस को, उनकी पावर्स को डिल्यूट कर दिया था, उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, क्लैशेस हुए थे बिटवीन द कम्युनिटीज, बिटवीन द एससी कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट एंड द पुलिस फोर्सेस। तो उस जो एक वर्डिक्ट था वो दोनों तरफ से बटा हुआ था कि ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ। तो आप इसके ऊपर भी पूरा एक क्वेश्चन बन सकता है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें अपने आंसर की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, हमने ये लिखा है कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं आई है हमारे इंडिया में इस चीज़ को लेके, जिसकी वजह से ये नेशनल कमीशन ऑफ एससीज ने बहुत अच्छा काम नहीं किया। और लास्ट में अगर हम डिले इन अपॉइंटमेंट की बात करें तो ये जो कमीशन है इट हैज़ रिमेन्ड हेडलेस फॉर मंथ्स ड्यूरिंग द हाथरस केस। तो देखिए जो हाथरस केस था, यूपी का केस था, बहुत फेमस केस है पिछले साल का। तो वहां पर जब इतना बड़ा केस हो गया तो नेशनल कमीशन ऑफ एससी के पास अपना कोई चेयरमैन ही नहीं था। इट वाज हेडलेस जब इतनी इसको ज़रूरत थी इस केस को हैंडल करने की। तो आप देख सकते हैं कि अगर चेयरमैन ही ना हो तो पावर कैसे फ्लो करेगी इतने बड़े कमीशन के अंदर। तो ये 4 कारण है कि जो इश्यूज हैं विच हैव पॉप्ड अप इन द ड्यूरिंग द डीलिंग इन द फंक्शंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द कमीशन। उसके बाद हम बात करेंगे कि इन चीज़ों के पीछे कारण क्या हैं, कि इतने इश्यूज क्यों आ रहे हैं, ये सब नेशनल कमीशन ऑफ एससीज के बनने के बाद भी। सो inefficiency in functioning and inadequate attention to these issues faced by Dalits is causing denial to their constitutional rights under Article 14, 16 and 17, 14, 15, 16, 17 and these are due to various reasons like। तो हमने कंजक्शन लाइन लिखी और उसके बाद हमने इसको कनेक्ट कर दिया कि इसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहले तो है नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन। जैसे कि हर एक बॉडी के पीछे जो एक मेजर ये इशू रहता ही है, क्योंकि इसमें जो वो वर्डिक्ट सुनाते हैं, जो उनके पास पावर्स हैं, बट दे आर नॉट कन्फाइंड बाय द बाइंडिंग रेजोल्यूशन, रादर दे हैव द नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन। तो अगर वो कुछ बहुत बड़ा कह भी देते हैं तो क्योंकि उनके पास ये पावर्स ही नहीं है तो वो अपनी चीज़ों को अप्लाई या लागू नहीं करवा सकते। Even though वही चीज हम लिख रहे हैं, even though the commission has extensive powers of investigation and inquiry in this area and can fix responsibility and recommend action, the recommendations are not binding। तो ये सबसे बड़ा कारण है। और बॉडीज का भी जब आपको ये क्वेश्चन आएगा तो वहां पर भी आप इस ऑप्शन को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिले इन अपॉइंटमेंट, तो ये कुछ पॉइंट हम ऊपर भी लिख चुके हैं, यहाँ पर हमने रिपीट किया है, तो ऊपर से आप इरेज करके यहाँ पर लिखेंगे। आपको बस दिखाने के लिए है कि अगर आपके पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हो या ऊपर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हो तो आप पॉइंट्स को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। और अगर हम बाद में बात करें एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में, सो एनुअल रिपोर्ट्स आर नॉट डिस्कस्ड फ्रीक्वेंटली एंड रिमेन ओनली इन पेपर। तो ये जो रिकमेंडेशंस देते हैं ऊपर से वो बाइंडिंग नहीं है, ऊपर से वो डिस्कस नहीं की जाती। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से प्रैक्टिकली टूथलेस टाइगर की तरह वर्क करता है। एक उसके बाद हम पॉजिटिव आउटलुक के बारे में बात करेंगे कि क्या इतना बुरा सीन है ग्राउंड रियलिटी के ऊपर कि नेशनल कमीशन ऑफ एससीज ने बनने के बाद कोई भी काम नहीं किया। तो हम कहेंगे नहीं। But if we look at the half-filled glass, the National Commission of SCs has been successful in achieving its mandate through works like। तो यहाँ पर हम उनके वर्क्स गिनाएंगे। ये जो आंसर है इसको, क्योंकि जो डायरेक्टिव है हमारा क्रिटिकली एनालाइज है, तो उस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए, दोनों साइड्स को दिखाने के लिए यहाँ पर थोड़ा जो कंटेंट है वो आपको ज़्यादा दिया गया है। अपने आंसर्स में आप अगर सभी पॉइंट्स को नहीं भी लिखेंगे, हर चीज़ के 2 या 3 पॉइंट्स आप मेंशन कर देंगे, उससे आपका आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है हमारा सर्विसेज, सेफगार्ड्स एंड मॉनिटरिंग। देखिए जैसे कि आपको पता है कि जो सर्विस में प्रमोशन की जाती है, वहाँ पर जो मॉनिटरिंग की जाती है, उसमें ये जो कमीशन है वो बहुत ही ज़्यादा उसने अच्छे से रोल प्ले किया है। सो ओवर द इयर्स द कमीशन हैज़ कंडक्टेड सेवरल ऑन द स्पॉट इंक्वायरीज इनटू कंप्लेंट्स ऑफ एट्रोसिटी। जब भी सर्विसेज को रिगार्डिंग आती है कि सर्विस में अगर कोई एससी कम्युनिटी से कोई इंसान है, उसके रिगार्डिंग जब भी कंप्लेंट की जाती है तो इस कमीशन ने बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है। उसके अलावा हम बात करें स्पेशल सेल्स के बारे में, सो इंस्टीट्यूशनलाइज द सिस्टम ऑफ लाइसेंस ऑफिसर्स एंड अ स्पेशल एससी एंड एसटी सेल्स इन ऑल सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड पीएसयूज हैव बीन सेट अप। दिस इज अ पर्टिकुलर पॉइंट विच यू
नीड टू रिमेंबर अगर आपने ऐसे आंसर्स में एक्स्ट्रा पॉइंट्स अपने लेने हैं। एंड लास्ट में, इट हैज वर्कड इफेक्टिवली टुवर्ड्स एजुकेशन एंड प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंड टू शेड्यूल कास्ट। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ फ्रंट हैं जहां पर नेशनल कमीशन ऑफ एससीज ने काफी अच्छा काम किया है। लास्ट में जो हमारा सेट स्टैंडर्ड रहता है कि कंक्लूजन में हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि किस मेजर्स को लेके हमारा जो ये पूरा एक्ट है, जो हमारी पूरी कमीशन है, उसमें हम सुधार कर सकते हैं। सो सबसे पहले, स्ट्रेंथनिंग द लीगल एंड जुडिशियल प्रोटेक्शन ऑफ दलित्स अंडर द एससी शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स prevention of atrocities act, like facilitating online reporting and tracking of crime। उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, जिसके अंदर हम बात करेंगे दैट द कमीशन कैन हेल्प इन capacity building of lawyers, judges and policemen, ensuring their empathetic engagement with members from the scheduled caste, and last में ensuring effective implementation of existing government policies like stand up India scheme जो SC/ST community के लिए होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मेजर्स हमने लिखे हैं ये बहुत बढ़िया मेजर्स नहीं है, ऑल्दो ये मॉडल आंसर है, पर इसमें जो मेजर्स दिए गए हैं ये बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट या रेलेवेंट मेजर्स नहीं है। ये जो पहला पॉइंट है ये एससी कम्युनिटी से डील करता है, बट रादर दिस पॉइंट शुड बी डीलिंग विद द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। जो दूसरा पॉइंट है, ऑल्दो इट इज़ एन एवरेज पॉइंट, कि इसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के हमने ध्यान देना है, सेंसिटाइजेशन के ऊपर ध्यान देना है कि कैसे हम और भी ज़्यादा बेहतर से काम कर सकें, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल पॉइंट एंड नॉट अ स्पेसिफिक पॉइंट। सो इसको हम एवरेज कैटेगरी में लेकर रखेंगे। और लास्ट में इंश्योरिंग इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये भी नेशनल कमीशन ऑफ एससी से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है, लाइक स्टैंड अप इंडिया स्कीम। पर यहाँ पर फिर भी हमने इन चीज़ों को रखा है। वो उसका पीछे कारण क्या है कि अगर मान लीजिए आपको नहीं भी पता आप कंक्लूजन में क्या लिखें, तो आप इस तरह से अपने कंक्लूजन को वहां पर लिख के आ सकते हैं। बीटिंग अराउंड द बुश वाला काम हो जाएगा ये, बट रादर देन लीविंग द कंक्लूजन बिल्कुल ही छोड़ के आने की बजाय अगर आप ऐसा कुछ लिख आएंगे तो हो सकता है कि आपका अगर कंक्लूजन के आप में 2 या 3 नंबर आपको मिल सकते तो वहां पर आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। सो बट इट इज ऑलवेज बेटर टू स्कोर 1 रादर देन अ 0। तो इस आंसर के जरिए मैं आपको ये सिग्निफाई करना चाहता था। बहुत ज़्यादा बच्चों ने ऑलमोस्ट अच्छा आंसर ही लिखा है इस क्वेश्चन का, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अगले आंसर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।